नमस्कार दोस्तों। हाल ही के असेंबली चुनावों में जिस तरह से बीजेपी ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल की है, उससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इस समय उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हम यूपी का चुनाव देखें तो वहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने चाचा जी को भी मना लिया और वो हर चीज़ की जो उनको जीत की तरफ ले जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हुए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जो नारा था, वो भी कहीं पर भी काम नहीं आया। हालाँकि मीडिया में तो यही लगता था कि बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं जो उनके समर्थन में आए हैं, लेकिन ऐसा वोटों में तब्दील नहीं हुआ। अब जो बीजेपी की ये जीत हुई है, ये इस बात के बावजूद हुई है कि जो किसानों का आंदोलन था, औरतों के खिलाफ जितनी भी क्राइम्स हो रही थी, वो उसको लेकर के या कोविड के साथ जुड़ी हुई जो कई प्रकार की बातें सामने आई, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत गई। और यही नहीं है, 2021 अगस्त में इंडिया टुडे ने भी एक सर्वे किया था, जो मैगजीन है इंडिया टुडे मैगजीन, उसने एक सर्वे किया था जिसमें उसने बेरोजगारी, महंगाई और ये कोविड को लेकर के जो भी हुआ था, उसको लेकर के ये कहा था कि मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी नाकामयाबियां हैं। इसके बावजूद भी अगर वो जीते हैं तो ये हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि राम मंदिर, हिंदुत्व और जो वैक्सीनेशन का उन्होंने मुहिम चलाई थी, उसकी सफलता के कारण जो भी वो योगी सरकार की कमियां थी, वो ढक गई। जो लाशें नदियों में बहती दिखाई गई थी और जो नदी किनारे दबा दी गई थी लाशें, उनकी तस्वीरें और भी बहुत कुछ जो मीडिया ने दिखाया, उसका असर हमें वोटों में नजर नहीं आया। 2073 या उसके आसपास सीटों का अपना ही एक बहुत बड़ा महत्व है। इसका मतलब अभी भी बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत है यूपी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई चक्कर नहीं रहा। वही पार्टी दोबारा पावर में आ गई है और वही चीफ मिनिस्टर पहली बार दोबारा चुने गए हैं। और अगर हम पंजाब को लें तो वहां पर तो एक अलग ही कहानी बन करके सामने आई है। कुछ समय पहले तक कांग्रेस लगता था कि वो अजय है, वो पंजाब उसका दुर्ग है जिसे कोई नहीं भेज सकता। अकालियों ने बीजेपी के साथ हाथ मिला करके अपना विश्वसनीयता खो दी थी आम लोगों के बीच में, और खासकर किसान उनसे नाराज थे और वो दिख भी गया है, जो जैसा जो हाल अकाली दल का, श्रोमणी अकाली दल का इन चुनावों में हुआ है। तो बीजेपी को तो खैर बहुत ही हैरानी की बात है कि फिर भी उसको 1-2 सीटें मिल गई हैं। लेकिन कांग्रेस की पराजय जो है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। क्या चन्नी ने जब वो भैया वाला ताना कसा, भैया वाली बात की, वे भैयों को पंजाब से निकाल देंगे या कुछ ऐसी बात उन्होंने की थी, तो प्रियंका गांधी ने उसका स्वागत किया था तालियों के साथ। क्या उसका असर पंजाबियों पर और यूपी दोनों जगह पर हुआ? मेरे को तो यही लगता है कि पंजाबियों को ये बात अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि आम पंजाबी जो कि बहुत ही व्यावहारिक है, अपने उसका दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक है, उसे मालूम है कि भैयों के बिना ना तो खेती चल सकती है और ना ही फैक्ट्री चल सकती है पंजाब की। वहां पर दोनों जगह यूपी से आए जितने भी मजदूर हैं, यूपी से बिहार से जितने भी मजदूर आते हैं, उससे ही पंजाब की जो अर्थव्यवस्था है वो चल रही है। और दूसरी तरफ यूपी और बिहार, यूपी में खासकर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा लगता है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि वहां के लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। ये हम देख रहे हैं जो कांग्रेस का हाल यूपी में हुआ है। अगर अब हम देखें कि जिस तरीके से प्रियंका और राहुल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सलूक किया, ये बहुत ही बचकाना था। इसको ऐसा ये कोई तरीका नहीं है पार्टी, एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता को इस तरीके से बाहर निकालना। अगर उन्होंने बदलाव लाना ही था
लीडरशिप में, तो वो अभी या तो पहले कर लेते, बहुत पहले कर लेते, या इलेक्शंस के बाद करते। एकदम चुनाव सिर पर हैं और आपने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया। और अमरिंदर सिंह तो खैर हारे इलेक्शन में, साथ में कौन कौन हारा, सिद्धू हार गया जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रतिद्वंदी बनकर के उभरा था। और साथ ही सिद्धू ने जिस तरह से तानाकशी शुरू कर दी चन्नी के ऊपर, तो चरणजीत सिंह चन्नी जो अब चीफ मिनिस्टर थे, तो उसका भी असर कांग्रेस के ऊपर पड़ा। और ये हमने देखा कि इस सब का फायदा आम आदमी पार्टी को हो गया। लेकिन ये कहना कि सिर्फ इस कारण से आम आदमी पार्टी जीती है, तो ये गलत होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कई वर्षों से जमीनी स्तर पर उसके जो वॉलंटियर्स हैं वो काम कर रहे थे कई वर्षों से, कोई आज से नहीं कर रहे हैं। वो गांव गांव जा करके, मोहल्लों में जा करके लोगों की जो दुख तकलीफ है वो साझा करते थे, उनको दूर करने का प्रयत्न करते थे अपने लेवल पर। बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे थे। जहाँ जिसका जो कोई अगर उसको कहीं पर भी सरकार के साथ कोई प्रॉब्लम है या किसी भी और प्रकार के कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको दूर करने का पूरा प्रयत्न करते थे, उनके साथ जुड़े रहे। और उसका अब जाकर के उनको फायदा हुआ है। बीजेपी ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हाथ मिलाया, उसका ना तो अमरिंदर सिंह को कोई फायदा हुआ और ना ही बीजेपी को। और अकाली दल का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। आम लोग जो थे, आम पंजाबी जो था, वो अकाली और कांग्रेस दोनों से ही नाराज है, बेहद नाराज है, उनसे तंग आ चुका था। जो करप्शन थी, जो अराजकता पंजाब में फैली हुई थी, नशा फैल रहा था, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी, और एक तरह से बड़े बड़े गैंगस्टर जो जैसे बॉम्बे में होते, मुंबई में होते हैं बड़े बड़े गैंगस्टर्स भाई लोग, वैसा ही कुछ पंजाब में भी होना शुरू हो गया था। हर रोज हम कहीं ना कहीं गैंग फाइट की न्यूज देखते थे, खबरें पढ़ते भी थे और देखते भी थे। तो लोग इन चीजों से, इस अराजकता से तंग आ चुके थे। उन्हें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जहां पर आम आदमी सुरक्षित महसूस करे और वो अपने हर रोज के काम में मशगूल हो सके बिना किसी डर के। और सबसे बड़ी बात है, जो सरकारी महकमों में जो करप्शन बढ़ गई थी, घूसखोरी बढ़ गई थी, उससे भी वो तंग आया पड़ा था। और चूंकि आपने इन सब चीजों से लड़ने का वायदा किया, इन सब चीजों को दूर करने का वायदा किया है, तो उसको एक चांस दी गई है। अब ये आम आदमी पार्टी के ऊपर होगा कि वो इस अवसर का फायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री चेहरा है भगवंत मान, वो कोई खास उसकी कोई छवि नहीं है पंजाब में। एक दो जगहों को छोड़ करके ये नहीं है कि वो बहुत सुपरस्टार है या बहुत बढ़िया दिग्गज है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अभी आम ही है, आम आदमी ही है। और बहुत सारी चीजें उसके विरुद्ध भी कही गई हैं, दिखाई गई हैं। लेकिन अब ये देखना है कि क्या भगवंत मान अपने आप को इस ओहदे के काबिल साबित कर सकेंगे या नहीं। पंजाब में बहुत देर से एक कथानक शुरू किया गया था हिंदू और सिख के बीच में मनमुटाव का। यह कथानक बहुत देर से चल रहा था और लोग तंग आ चुके थे। उनको इन चीजों से वो समझ गए थे कि ये जो कथानक है, इससे पंजाब का एकदम भट्टा बैठ गया। कहाँ पंजाब नंबर 1 राज्य होता था हर मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, आमदनी के मामले में, खेती बाड़ी में, इंडस्ट्री में, तो पंजाब बहुत आगे चल रहा था। लेकिन जब से ये हिंदू और सिख का मामला खड़ा किया गया और खालिस्तानियों को मौका दिया गया पंजाब में आकर के अराजकता फैलाने का, तब से पंजाब 13वीं या शायद 16वीं स्थान पर आकर के गिर गया है। और ये हर पंजाबी को दुखी करता है। कोई भी पंजाबी इस बात से खुश नहीं है। और यही कारण है कि पंजाबियों ने इस बार अकाली दल और कांग्रेस दोनों को ही नकार दिया है। अन्य 3 राज्य जो हैं, मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा, यहाँ पर जो भी रिजल्ट सामने आए हैं उसमें कोई भी आश्चर्य होने की बात नहीं है। ये मान लिया गया था कि यहाँ पर बीजेपी ही जीतेगी, चाहे अपने दम पर, चाहे वो दूसरों के साथ एक
कोलिशन बना करके। हाँ, एक बात है, गोवा में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी अपने पंख फैला रही है, अपने पांव पसार रही है। अगर हम 2024 के आम चुनाव की तरफ जाएं, राजनीति में, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उथल पुथल बन सकती है, बहुत सारे हालात बदल सकते हैं और जो प्रतिद्वंदी हैं वो मित्र बन सकते हैं, जो सहयोगी हैं वो प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। तो कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन इस समय बीजेपी सशक्त है और ये दिख रहा है कि इस समय दिख रहा है कि बीजेपी ही 2024 में जीतेगी और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हिंदू वोटर है, जो पहले कभी बटा हुआ था अलग अलग, कुछ कम्युनिस्टों, बहुत सारे तो कम्युनिस्टों को वोट करते थे, बहुत सारे कांग्रेस को करते थे, कुछ बीजेपी को करते थे या भारतीय जनसंघ को करते थे और अलग अलग पार्टियों में उनके वोट बटे हुए थे। अब उन सबको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वगैरह ने मिलकर के एकजुट कर दिया है और नारा यही है कि हिंदू धर्म खतरे में है कि नहीं है ये बात अलग है। कई सालों से नारा चल रहा था और इस नारे का असर अब दिखना शुरू हो गया है। तो आम हिंदू जो है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, धर्म के किसी भी पंथ को मानता हो, चाहे वो शैव हो, वैष्णव हो या देवी पूजा उपासक हो या कुछ भी हो, वो सब अब एक हो गए हैं। वो अपने मतभेद भुला करके वो एक हो गए हैं। बीजेपी का जो ये प्रोपेगेंडा रहा है, मुसलमान हमेशा एकजुट होकर के ही वोट करते हैं और ये भारत की एकता के लिए खतरा है, जो कि नहीं है, लेकिन ऐसा बीजेपी वालों ने प्रोपेगेंडा किया। तो ये इस प्रोपेगेंडा का असर भी हिंदू वोटरों पर पड़ा है और इसका बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया। इस डर का बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया है। और अगर आप देखें तो आज भी जहां जहां भी मुसलमानों की तादाद काफी है, मतलब गोवा में तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 4-5 या 6% है, तो वहां पर तो इसका कोई, इस प्रचार का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन जैसे कि कर्नाटका हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे राज्यों में उसका असर हमें दिखा है। ये जो फॉर्मूला है हम देख चुके हैं कि पंजाब में तो ये चला नहीं, हिंदू मुसलमान का जो भी था वो, ना ही वो खालिस्तानी जो किसानों को बताया गया था उसका भी कोई असर नहीं हुआ। हाँ, और हिंदू मुसलमान का जो दुष्प्रचार था वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरला में कहीं पर भी नहीं चल रहा है। फिलहाल तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, आगे जा करके क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन बीजेपी सिर्फ इस कथानक को लेकर के नहीं आगे बढ़ रही है, इसी के ऊपर वो निर्भर नहीं हो रही है, वो अन्य भी कई तरीके अपना रही है। सबसे पहले तो वो जमीनी स्तर के ऊपर वो हर जगह अपने जो वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका संगठन बढ़ा रही है। हर जगह, हर स्टेट में, हर राज्य में वो बढ़ा रही है, चाहे वहां पर उसको जीतने की आशा है चाहे नहीं। फिलहाल इसके साथ साथ मीडिया है, जिसको हम लोग, कई लोग इसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसको भरपूर समर्थन है और ये समर्थन बहुत ही उसके काम आ रहा है, बीजेपी के काम आ रहा है। बीजेपी का जो भी प्रोपेगेंडा होता है, जो भी प्रचार वो करती है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, उसको लोगों तक पहुंचाने में गोदी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और इसका असर हम हर इलेक्शन में, हर चुनाव में देखते हैं। हम मानते हैं कि ओडिशा को लेकर के या पंजाब और दक्षिण कर्नाटका के अलावा दक्षिण के अलग जो राज्य हैं उन सब में तो बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। लेकिन राजनीति, प्रजातंत्र की राजनीति ने स्वस्थ रहना है, सशक्त होना है, प्रजातंत्र को सशक्त होना है, तो एक ऑपोजिशन, सुदृढ़ ऑपोजिशन का होना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन कौन सी पार्टी इस खाली रिक्त स्थान को भरेगी, ये अभी देखना बाकी है। अभी जैसे कि परिवार द्वारा संचालित शरद पवार की चाहे एनसीपी है, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी है, चाहे यादव परिवार की समाजवादी पार्टी है, या फिर
दक्षिण में डीएमके, एआईडीएमके वगैरह हैं, ये कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं अपना वर्चस्व कायम कर सकते, क्योंकि उनका जो सोच है और उनका जो चरित्र है वो रीजनल है। वो एक कुछ खास स्थानों तक ही सीमित होकर के रह गया। अब उभरती पार्टियों में तो आम आदमी पार्टी ही एक बचती है जिससे कुछ आशा की जा सकती है। इसके अंदर ये गुंजाइश है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करके दिखा सके, और अगर हम इसका अभी का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगता भी है कि वो कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन उसके लिए उनको बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे अपने अंदर, क्योंकि इस समय जो है अन्य पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी का के जो संचालन है वो एक आदमी के हाथ में ही है, केजरीवाल के हाथ में। और केजरीवाल को ये समझ लेना चाहिए कि वो चाहे जितना मर्जी समझदार हो, दूरदर्शी हो, सशक्त हो, जो भी है, लेकिन वो सारे देश का संचालन नहीं कर सकेगा। सारे देश में जहां जहां भी आम आदमी पार्टी है उन सबका संचालन वो दिल्ली में बैठ करके नहीं कर सकता। संपूर्ण भारत में अगर जड़ें फैलानी है अपनी पार्टी की या शाखाएं फैलानी है अपनी पार्टी की, तो सबसे पहले उनको चैनल खोलने पड़ेंगे अपनी ही पार्टी के अंदर, जहां पर फिर निचले स्तर से नेता उभर करके सामने आए, जो युवा भी हो, समझदार भी हो, जिनके अंदर कार्यकुशलता भी हो, और वो सारे गुण हो जो कि एक कुशल नेता में होने चाहिए। ये तभी संभव होगा अगर वहां पर आंतरिक डेमोक्रेसी हो, चुनाव रेगुलरली हो, और किसी किस्म का हस्तक्षेप उन चुनावों में ना हो। अब अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, ठीक है, इसका बहुत अच्छा इतिहास है, इसने बहुत कुछ किया है भारत के लिए। भारत की आज़ादी में जितना योगदान कांग्रेस का है वो किसी और दल का नहीं है, और कांग्रेस ने भारत को आज़ादी दिलाई है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उसके बल पर वो हमेशा चलती रहे ये भी नहीं हो सकता। हमने देखा उसका क्या असर होता है। तो हर जनाकणा जो भी कांग्रेस का सदस्य बन जाता था वो वही सोचता था उसका तो हक है राज करने का। इस समय कांग्रेस का वही हाल है जो कि कभी बहादुर शाह जफर का होता था। हर कोई उनको जिले इलाही वगैरह वगैरह बड़े बड़े नामों से उनको पुकारते थे, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं था दरअसल। तो यही अब कांग्रेस में हो रहा है। बहुत से लोग तो छोड़ के चले गए कांग्रेस के, जो बचे कुछ हैं वो ऐसे हैं कि जिनको कोई भी नहीं अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेगा। और जो ग्रुप ऑफ 23 है उनमें से कितने लोग हैं जो अपने बूते पर इलेक्शन जीत सके। तो शायद एक दो हो, जैसे कि शशि थरूर हैं, लेकिन शशि थरूर अकेले क्या कर लेंगे। तो कांग्रेस पार्टी का इस समय हाल बहुत ही बुरा है। और सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी वही रोल प्ले कर रही हैं, वही रोल अपना रही हैं जो कि कभी धृतराष्ट्र ने किया था। ये जो पुत्र मोह है उसमें अंधा होकर के धृतराष्ट्र ने अपना पूरा कबीला खत्म कर दिया था, तो सोनिया गांधी पूरी पार्टी को समाप्त कर रही हैं। उनको अपनी आंखें खोलनी होगी। बहुत मौका दे दिया है राहुल गांधी को। अब राहुल गांधी को संन्यास ले लेना चाहिए। वो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक लीडर का रोल प्ले कर सके। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत जोर शोर से लड़ती हैं, उनके अंदर आग भी है आगे बढ़ने की, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। जो भी थोड़े बहुत है वो अपने आप में ही बेकार है। उनका होना ना होना प्रियंका के लिए कोई मायने नहीं रखेगा, ना ही वो प्रियंका को किसी प्रकार का कोई फायदा पहुंचा सकते। इनके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो ये जो परिवार है गांधी परिवार संन्यास ले ले पॉलिटिक्स से, या फिर दरवाजे खोल दे पार्टी के दूसरे नेताओं के उभरने के लिए। इंटरनल डेमोक्रेसी फिर से स्थापित करनी होगी। हर व्यक्ति को बात कहने के लिए अवसर प्रदान करना होगा, अपनी बात कहने के लिए। मैं फिर एक बार, मैंने बहुत बार ये बात कही है, अब भी कहता हूं कि नेहरू जी ऐसा ही करते थे। अगर चरण सिंह जो कि बहुत ही जूनियर नेता थे तब, अगर वो नेहरू को डांट सकते थे भरी सभा में, और नेहरू ने कभी उस चीज का कोई उन्होंने ना तो बदला लिया ना ही बुरा माना, क्योंकि वो जानते थे कि हर एक को बोलने का हक है
कांग्रेस पार्टी में। तो वैसा कुछ, वैसे मूल्य, वैसी सोच, वैसा व्यवहार फिर से कांग्रेस में पुनर्स्थापित करना होगा। साथ साथ इसको जैसे नेहरू जी करते थे कि वो बहुत ही पढ़े लिखे और अच्छे विचार रखने वाले युवक और युवतियों को पार्टी में और अपने प्रशासन में शामिल कर लेते थे। कुछ ऐसा कम से कम पार्टी के अगर जो कैडर बनाने हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हों, वो उस तरह के हों, उस श्रेणी के हों। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो जी हजूरी करे आप उसी को अपने नजदीक की सलाहकार बना ले या कुछ ऐसा करे। नहीं, जी हजूर हमेशा आपका नुकसान नहीं करते और ये हो गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो भारतीय कांग्रेस है, वो जो उसका शानदार इतिहास है, जो उसकी विरासत है, जिससे बीजेपी जलती है, कांग्रेस ने एक बहुत ही शानदार भूमिका निभाई भारत को आजाद करने में। हिंदू महासभा होती थी, आरएसएस होते थे और बाद में जनसंघ आ गए। ये लोग जो थे ये बेसिकली अंग्रेजों के पिट्ठू थे। अब इन्होंने अपने आप को बदला है और ये अब देश प्रेमी हो गए हैं और कांग्रेसियों को वो देशद्रोही बुला रहे हैं। खैर, तो वो जो शानदार विरासत है, वो जो शानदार इतिहास है, अगर कांग्रेस उसको दोबारा से पुनर्स्थापित नहीं करती है, पुनर्जीवित नहीं करती है, अपने आप को उसके काबिल नहीं बनाती है, तो मान लीजिए कि कांग्रेस एक इतिहास बन करके रह जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।